नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सोल्व करेंगे राजस्थान सीएचओ मॉडल पेपर की आंसर की। और ये मॉडल पेपर आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर मिल गया होगा। आप सभी ने आंसर्स भी पुटअप किए होंगे ग्रुप के अंदर। देख लीजिए आपने क्या आंसर जो है पुटअप किए हैं और आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। अभी हम इस पेपर की टोटल आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर नहीं हैं वो टेलीग्राम ओपन कीजिए और नर्सिंग चैलेंजर्स वहाँ पे सर्च कीजिए। आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। चलिए इसके आंसर की हम डिस्कस करते हैं। आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पेपर का जो पैटर्न था वो कैसा लगा। क्या इसी प्रकार के पेपर्स आप लोगों को और सॉल्व करवाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम आपको नेक्स्ट जो है मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा सकें। चलिए यहाँ पे आपको पहला सवाल पूछा गया था। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपको पूछा गया था इस पेपर में, व्हेन डिजीज एंटर्स एंड फर्स्ट सिम्टम अपीयर इज नोन एज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। हर एक एग्जाम जब भी होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका नॉरसेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, सीएचओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी लेवल के आते ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि सर ये जो है पहला क्वेश्चन, इतने इजी क्या क्वेश्चन हमें पूछ रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है कि कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया और वो है डिजीज जो है पर्सन के अंदर कॉज कर दिया। अब देखिए डिजीज हो रही है, डिजीज के बाद पर्सन में डिजीज एंटर होने के बाद पहला सिम्टम जो अपीयर हो रहा है, ये इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट है सीरियल इंटरवल, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट है क्वारंटाइन, नेक्स्ट पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है यानी कि ए ऑप्शन है, ये आपको तभी भरना है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और ये लास्ट में भरने का होता है। तो ई ऑप्शन जो है वो आपको एग्जाम पेपर में भी मिलेगा, इसलिए हमने ये इस पेपर में भी ये ऑप्शन डाला है ताकि आप अपनी जो है हैबिट को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंटर होने के बाद डिजीज कोज करता है, डिजीज के जो पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं इनके बीच का जो इंटरवल होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यहाँ पर, व्हाट आर द फीमेल गोनेट्स कॉल्ड। फीमेल गोनेट्स को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ओवेरीज, नेक्स्ट है oocytes, नेक्स्ट है ओवा, नेक्स्ट है गैमेट्स। ई ऑप्शन आप पढ़ते जाइएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने oocytes, ओवा एंड गैमेट्स किया है उनका आंसर क्या है, गलत है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। ओवेरीज जो है वो क्या है, फीमेल गोनेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे ही पैटर्न से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी के बारे में यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से सही है कौन से नहीं है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेन ट्यूमर। ईसीटी जो है वो ब्रेन ट्यूमर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट रिक्वायर्स मोर देन 70 वोल्ट्स, और जो ईसीटी में जो करंट यूज लेते हैं वो 70 वोल्ट से ज़्यादा का यूज लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेशन। ईसीटी कब यूज लेते हैं या फिर किसके ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, मेजर जो डिप्रेशन होते हैं, मेजर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ईसीटी यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब देखिए आपको ये स्टेटमेंट इस प्रकार से दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको चूज करना है। अब वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे 1 और 2 ओनली, नेक्स्ट 2 और 3 ओनली, नेक्स्ट 1 2 और 3 ओनली, नेक्स्ट 3 ओनली। इस प्रकार के ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हमने बात कर ली कि ईसीटी के जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when performing a newborn assessment the nurse should measure the vital signs इन द फॉलोइंग सिक्वेंस। आपको सिंपल सा सवाल ये पूछना चाह रहा है कि एक न्यूबॉर्न बेबी है उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, एज नर्स आप क्या कर रहे हैं, वाइटल साइन चेक कर रहे हैं। तो किस सीक्वेंस में आप वाइटल साइन चेक करेंगे। आपके सामने वाइटल साइन दे रखे हैं, फर्स्ट रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है पल्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो आप किस सीक्वेंस में क्या करेंगे, जो वाइटल साइन है वो आप मेजरमेंट करेंगे। तो एज नर्स आप किस प्रकार से करेंगे बता दीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। करेक्ट ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ से चूज करने हैं। यहाँ पे जो सीरियल है, सॉरी जो सीक्वेंस है वो आपको दी हुई है 3 2 1 1 2 3, नेक्स्ट है
सॉरी 312 एंड 123 एंड नेक्स्ट लास्ट है 132। तो जिन्होंने भी ऑप्शन यहाँ पे आपकी वैसे जो सीक्वेंस है वो आपकी ये जो आपको सीक्वेंस दी हुई है ये बिल्कुल सही है। 1 2 एंड 3 वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए यहाँ पे वाइटल साइन जब न्यूबॉर्न बेबी में हम जो है असेस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, रेस्पिरेशन चेक करना चाहिए, देन उसके बाद में पल्स चेक करनी चाहिए, देन उसके बाद में टेम्परेचर चेक करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर पहले हम टेम्परेचर चेक क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे, आपको पता है कि जब बच्चा जो है न्यूबॉर्न जो बेबी है वो आपको देखता है, जब आप वाइटल साइन लेंगे तो आपको वो ज़रूर देखेगा। तो आप जैसे ही थर्मोमीटर को उठाएंगे तो बच्चे को जो है एंजाइटी जो है वो डेवलप होगी, एंजाइटी होगी मतलब बच्चा घबरा जाएगा, तो रेस्पिरेशंस और जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर पहले नहीं लेना है, टेम्परेचर सबसे लास्ट लेना है। पहले रेस्पिरेशन चेक करनी है कितनी क्या है, उसके बाद में पल्स चेक करनी है, उसके बाद में क्या करना है आपको टेम्परेचर चेक करना है। तो इस सीक्वेंस में आपको ये जो है मेजरमेंट वाइटल साइन का लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a woman temperature has just risen at 0.4 degree Fahrenheit and will remain elevated during the remainder of her cycle. She expects to menstruate in about 2 weeks. Which of the following hormone is responsible for the change? यहाँ पे सवाल बिल्कुल सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है कि एक महिला है जिसका टेम्परेचर 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। कब बढ़ा है, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ता है 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ये सिंपल सा आपको सवाल पूछना चाह रहा है। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट है एस्ट्रोजन, नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नेक्स्ट एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन ई आप पढ़ते जाइए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा और जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है उनका बिल्कुल सही जवाब, यानी प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर को इम्प्रूव करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, to reduce the incidence of neural tube defect such as spina bifida, it is recommended that the woman of childbearing as consume। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि जो एनटीडी है यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जैसे स्पाइना बाइफिडा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यानी एनटीडी या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के इंसिडेंस को अगर कम करना है तो इसके लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको क्या रिकमेंड करेंगे एज ए नर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है 400 mcg of folic acid per day in food and supplements. Next, 300 extra calories near the expected conception date. Next, 60 mg of supplemental iron in addition to high iron food. Next, 2 added serving of foods that are high in vitamin C। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल फॉलिक एसिड तो देते हैं, आप सभी को पता है फॉलिक एसिड से एनटीडी को कम किया जाता है, यानी कि एनटीडी का जो इंसिडेंस है इसको रिड्यूस किया जाता है। तो जो फॉलिक एसिड है वो कितने देंगे, 400 mcg देंगे पर डे, एंड जो फूड एंड सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें जो है फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है वो फूड एंड सप्लीमेंट्स इस महिला को देंगे ताकि इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी उसके बच्चे में ना हो। तो इस इंसिडेंस को कम करने के लिए हम फॉलिक एसिड देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि कौन सी इनमें से एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। नॉट एंड एक्सेप्ट के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जीएनएम स्टाफ नर्स का पेपर आपने देख लिया है, वहाँ पर भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं और आपके सीएचओ के एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। फर्स्ट परट्यूसिस, नेक्स्ट मिजल्स, नेक्स्ट साबिन पोलियो वैक्सीन, नेक्स्ट बीसीजी। तो यहाँ पे मिजल्स, साबिन एंड बीसीजी ये सभी जो है तीन, ये क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। एक कौन सी नहीं है, परट्यूसिस। परट्यूसिस जो है वो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसका एंड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सीलिया, नेक्स्ट फिम्ब्री, नेक्स्ट फंडस, नेक्स्ट कॉर्पस। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल है तो सिंपल ही जवाब होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फिम्ब्री। जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज अवेयर दैट ए हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पायरेशंस आर। हेल्दी न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, जो भी हेल्दी न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनके रेस्पायरेशंस को लेकर एज नर्स आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि नॉर्मल
हेल्दी जो न्यूबॉर्न है उनमें रेस्पिरेशंस कैसी क्या होगी, उसके करेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है रेगुलर एब्डोमिनल 40 to 50 पर मिनट डीप। नेक्स्ट इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 पर मिनट सेलो। नेक्स्ट इरेगुलर इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 30 to 60 पर मिनट डीप। नेक्स्ट रेगुलर इनिशिएटेड बाय द चेस्ट वॉल 40 to 60 पर मिनट सेलो। तो आप सभी को ये तो पता है कि जो रेस्पिरेशन रेट होती है नॉर्मली वो न्यूबॉर्न की कितनी होती है 30 to 60 पर मिनट। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, दो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, दो ऑप्शंस आपके क्या हो गए, कट हो गए। अब आपको यहाँ से चूज करना है कि राइट आंसर आपका क्या है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है इरेगुलर। जो बच्चा होता है उसकी जो डेप्थ होती है रेस्पिरेशंस की वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। और जो बच्चा रेस्पिरेशन करता है वो एब्डोमिनली करता है। और जो 30 to 60 पर मिनट है ये रेट होती है, मतलब 30 से 60 बार जो है रेस्पिरेशंस नॉर्मली हेल्दी न्यूबॉर्न में होते हैं। सेलो टाइप का होता है। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशंस की न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मैटरनल डेथ 1000 टोटल बर्थ। नेक्स्ट है मैटरनल डेथ्स 1000 लाइव बर्थ्स। नेक्स्ट है मैटरनल डेथ्स 1 लाख लाइव बर्थ्स। नेक्स्ट मैटरनल डेथ 1 लाख टोटल बर्थ्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि मैटरनल जो डेथ है वो 1 लाख से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है टोटल बर्थ करके आ जाते हैं, वो अच्छे से क्वेश्चन को या फिर ऑप्शंस को जो है पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे मतलब आपने जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उनका आंसर क्या है, गलत है। टोटल बर्थ नहीं होता है, वो होता है आपका लाइव बर्थ। यानी मैटरनल डेथ जो है वो 1000 लाइव बर्थ पे वो हम उससे हम कैलकुलेट करते हैं एमएमआर को, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे जो आपको 1 लाइनर 2 लाइनर के आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब आते हैं आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं यहाँ से। और बहुत सारी हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, है ना। तो ये तो अच्छे से आप पढ़ ही लेना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस, वो सारे लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड ये मैच करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सवाल आपका आता है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने का, उसमें एक तरफ आपको डिजीज दे रखी है, दूसरी तरफ आपको वेक्टर बताना है कौन सी डिजीज का क्या वेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत होती है। वैसे ऑलमोस्ट दो ऑप्शंस देखने के बाद में ऑलमोस्ट जो है सही आपका जवाब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। तो ऑप्शन ए जो है, सॉरी यहाँ पे जो लिस्ट फर्स्ट में ए है उसका क्या हो जाएगा, दो। तो देखिए दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए के दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, काला हजार जो है इसका आपका जो वेक्टर होता है वो आपका होता है सैंड फ्लाई। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने आ गए, ए का दो और बी का चार। तो दो ऑप्शंस आ गए। अब आपको एक और देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस डाले। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अब आपको एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा जो आपको पता हो। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसका जो वेक्टर होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस का वो होता है आपका क्यूलेक्स। क्यूलेक्स यानी कि 1, सी में आ जाएगा 1। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, इनमें से आपको C1 यहाँ पे मतलब ऑप्शन डी में आ रहा है। तो आपका जो डी वाला है वो तो आपका बच गया, वो आपका हो जाएगा एडिज। यानी चिकनगुनिया जो है वो एडिज वेक्टर से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी ए लिखा है वो क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इनको जल्दी करने का एक जो तरीका है वो यही है कि अगर आपको मलेरिया का पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है, कालाजार का अगर आपको पता है कि सैंड फ्लाई से होता है, मान लीजिए कालाजार का आपको पता नहीं है, आपको चिकनगुनिया का पता है कि ये एडिस से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो आप इनमें मैच कर सकते हैं आगे कि जो डी है चिकनगुनिया है उसमें क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी क्या है, डी के अंदर क्या है 3 है यानी कि एडीज है। बाकी ऑप्शंस में नहीं है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, गलत है। एक ऑप्शन आपने देखा और आपका आंसर सोल्व हो गया। तो ज़्यादा आपको टाइम जो है खराब करने की जरूरत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको क्या करना है, मैच करना है। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। देखिए पहला जो यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में ऑप्शन ए देखिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विथ रेबीज वैक्सीन। वैक्सीनेशन किस प्रिवेंशन में आता है, आप सभी को पता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस रेबीज वैक्सीन, तो ये आपका आ जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग किस में आएगी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो ए का हो गया 4, तो बिल्कुल सभी में हो रहा है ये, तो मतलब 2 के अंदर हो रहा है, ए का 4। अब आपको दूसरा और देखना है, स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन जो है वो किस में आएगी, आपकी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। तो यहाँ पे दूसरा जो बी का है 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 ऑप्शंस आपने देखे और आपने क्या कर दिया, गोला कर दिया कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही है। बाकी जो है रिमेनिंग वो आपकी सही से मैच यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको 2 ऑप्शंस देखने की जरूरत होगी। मान लीजिए आपको स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन का नहीं पता है कि सेकेंडरी लेवल में होती है, आपको मान लीजिए ये पता है कि प्रिवेंटिंग इमरजेंसी ऑफ हाई प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अगर ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए जो भी आप प्रोग्राम ये प्रोग्राम मतलब चलाते हैं, जिससे आप एजुकेशन देते हैं, तो ये किसका है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का। तो इसमें देख लीजिए आप 3, तो यहाँ पे 3 जो है 2 में आ रहा है, तो आप जो है इसको देखेंगे, इसके बाद में आपको सी को और देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि यहाँ पे अगर आगे से अगर एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन देखने के बाद सही मिल रहा है, पूरे मैच खा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो है उसको टच कर दीजिए, मतलब उसको क्लिक कर दीजिए, या फिर उस गोले को जो है आप फिल कर दीजिए कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चंस या ऑप्शंस जो भी दिए जाते हैं उनको अच्छे से आप केयरफुली वहाँ पे पढ़ जरूर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन के कुछ नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको टॉक्सिन्स के नाम दे रखे हैं, या फिर जो फूड्स जो इन्वॉल्व होते हैं डिजीज में उनके नाम आपको दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट है लेथायरिज्म। लेथायरिज्म किसकी वजह से होती है, कंजप्शन ऑफ पल्स। केसरी दाल का नाम आपने सुना होगा, BOAA इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेथायरिज्म होता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी जो है वो आपकी होती है कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल के कंजप्शन से। मतलब अगर मस्टर्ड ऑयल कंटामिनेटेड है और वो आपने खा लिया है, मतलब आपको क्या हो सकता है, एपिडेमिक ड्रॉपसी हो सकता है। नेक्स्ट आपको मतलब यहाँ पे आप मैच करते जाइए साथ साथ, ए का 3, बी का 1, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 ऑप्शंस में आपको क्या मिल रहा है, ए का 3, बी का 1, दोनों में मिल रहा है। अब आपको 2 ऑप्शंस जो बच गए उनको और देखने हैं। मान लीजिए आपको अर्गोटिज्म के बारे में नहीं पता है कि जो अर्गोटिज्म है वो किसकी वजह से होता है। आपको पता है एफ्लेक्टोसिस, जो एफ्लेक्टोक्सिकोसिस है, इसका आपको पता है। तो ये आपको फिर एक और आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अर्गोटिज्म है, अर्गोटिज्म जो है इसका होता है आपका क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। ये टॉक्सिन एंड जो फूड्स मतलब जो टॉक्सिन है उसका नाम है क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्गोटिज्म। नेक्स्ट है एफ्लेक्टोक्सिकोसिस। जो फ्लेक्टोक्सिकोसिस है ये होता है आपका फंगाई एस्परजिलस फ्लेवस। फंगाइस एक फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमने मैच कर लिया है, ए का जो है वो आपका 3 हो जाएगा, बी का जो है वो आपका 1 हो जाएगा, एंड जो सी है उसका आपका 4th हो जाएगा, और डी जो है उसका आपका 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। जिन्होंने बी किया है गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तरफ डेफिशिएंसी है, कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, बिल्कुल सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है। फर्स्ट देखिए रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, किरेटोमलेशिया, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है थायमिन। थायमिन की वजह से क्या होता है, मेमोरी डेफिसिट, ऑकुलर पाल्सी एंड डिलीरियम। नेक्स्ट नियासिन। नियासिन की वजह से पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा में कौन से साइन देखने को मिलते हैं, 3D। 3D में कौन से आते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। सभी पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पायरिडोक्सिन। तो जो बच गया वो क्या है आपका, पायरिडोक्सिन से। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन की कमी से क्या होता है, फिर स्किन लीजन्स बनेंगे, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड बच्चे जो है उनमें कन्वल्जन्स आ सकते हैं। तो आप इसको मैच कीजिए, ए का जो है वो आपका 4th हो जाएगा, बी का जो है 1st हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैच कीजिए, ए का जो है वो 4th हो जाएगा, बी का जो है 1st हो जाएगा। 2 ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब सी जो है इसका आपको देखना है। सी का मैंने आपको बता दिया है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया, यानी सी का आपका क्या हो जाएगा, 2। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को ही मैच करना है। यहाँ पे
कुछ बैग के नाम दे रखे हैं और सामने किस बैग में कौन सा जो है डिस्पोज जो भी वेस्ट है वो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट है येलो। येलो जो है इसके अंदर आपका आएगा सॉल वेस्ट एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन, यानी कि सेकंड, एक का सेकंड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें एक का सेकंड आ रहा है, दूसरा ऑप्शन भी है एंड तीसरा ऑप्शन भी है। तो चलिए रेड को और देखना पड़ेगा तभी ये आगे सोल्व होगा। तो देखिए रेड में यानी कि रबर, रबर में यानी कि बॉटल्स, आईवी ट्यूब्स, सेट्स, कैथेटर एंड यूरिन बैग्स, ये सारे के सारे आपके आते हैं इसमें रेड में। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, ए और बी, यानी कि दो तो सिमिलर इन दोनों में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वाइट और देखना पड़ेगा। वाइट जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मेटल्स, नीडल्स, स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, ये सारे के सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वाइट बैग के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो बच गया वो कौन सा बच गया, ब्लू। ब्लू में आपका मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट बच गया। यानी कि आपका यहाँ पे सी जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। सी जवाब जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग दे रखी है, उनमें क्या क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपकी होगी एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड। मतलब एवरी जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हर मेंबर को जो है इक्वली सेलेक्ट किया जाता है, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है द फर्स्ट सैंपल जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली। नेक्स्ट यहाँ पर आप मिलाते जाइए साथ साथ, ए का 4, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। तो यहाँ पे मतलब सी और डी है, उसका आंसर तो आपके सामने आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, मतलब स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग है इसका यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनस ग्रुप। नेक्स्ट आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, तो इसका थर्ड हो जाएगा डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द क्लस्टर्स। तो इस प्रकार से आप दो ऑप्शंस जब मैच करते हैं तो बाकी जो है लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेफिनेशंस दे रखी है एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पैंडेमिक। अब आपको मान लीजिए स्पोरेडिक का पता नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आपको पता है पैंडेमिक के बारे में क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था, पैंडेमिक चला था। पैंडेमिक का मतलब है कि ऑल ओवर नेशन के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर कोई डिजीज कंडीशन स्प्रेड आउट हो रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी पैंडेमिक। इसके लिए एक डेफिनेशन है और वो है थर्ड वाली, इसको आप पढ़ लीजिए। द एपिडेमिक अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप्स extending to the wide geographical areas such as nations and continent and or the world। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, नेशन के अंदर अगर स्प्रेड आउट हो रही है कोई, बहुत सारे लोगों को कोई डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है, मतलब वो क्या कहलाती है, आपकी पैंडेमिक। डी का आपका हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से मतलब जो भी आपको पता है उसके उसके हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी का ही पता था कि इसमें 3 आएगा, तो बिल्कुल 3 आ रहा है लेकिन 2 में आ रहा है। अब आपको और भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में पता है, स्पोरेडिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपको एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में पता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इनमें से कोई ना कोई एक देखना पड़ेगा जिससे आपके जो है आंसर इजिली आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एंडेमिक, एंडेमिक की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, कंस्टेंटली कोई डिजीज कंडीशन अगर कई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर पॉपुलेशन ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी एंडेमिक। नेक्स्ट आती है आपकी एपिडेमिक, यानी ए का जो है 2 हो जाएगा, ए का 2 एंड डी का हमने 3 देख लिया है, तो यानी आपका सीधा सीधा जवाब जो है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 1। मतलब एपिडेमिक है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन सामने दी हुई है, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर अफेक्टेड आउट ऑफ प्रोपोर्शंस टू द रूटीन अक्रेंस ऑफ डिजीज इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। बाकी जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है, जो बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो आपका स्पोरेडिक का आ जाएगा। मतलब ये स्पोरेडिक की आपको डेफिनेशन पता नहीं थी, लेकिन आपको ये 3 जो डेफिनेशंस थी वो आपको पता थी, इसकी वजह से जो स्पोरेडिक है वो तो आपके सामने इजीली आ ही जाएगा। ठीक है, एक बचेगा भी कहाँ, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम के नेम दे रखे हैं, कब लॉन्च किए गए हैं ये आपको यहाँ पे सामने लिस्ट 2 के अंदर बताए गए हैं। तो कैसे आपको ये इस प्रकार से मतलब मैच करना है कब कौन सा प्रोग्राम चला था। तो देखिए सबसे पहला आपको पूछा गया है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, मतलब ए का 3, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आपको और मैच करना पड़ेगा,
एक तो आता है आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, एक आता है आपका रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोनों प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। रिवाइज्ड नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, ये अगर आपको पता होगा तो आप नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को ईजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिवाइज्ड वाला जो एनटीसीपी है वो 1997 में था। तो यानी कि बी है उसका फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ, दो ऑप्शन आ रहे हैं ए और बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1962 में बना था, ये चलाया गया था। तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो डी है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो 1982 के अंदर चलाया गया था। तो यानी आपको मान लीजिए कि एनटीसीपी के बारे में पता नहीं है, तो आप नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी देख के यहाँ से मैच कर सकते हैं कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो 1982 में चलाया गया था। तो डी के अंदर 2 आएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आता है उसको आप एक बार मैच कर लीजिए और जो ऑप्शंस है उनको आप चेक कर लीजिए। जो आपको सही से पता हो उनको एक या दो को आप चेक कर लेंगे तो बाकी ऑप्शंस जो है वो आपके सामने सही आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, देखिए यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज कंडीशन यहाँ पे दे रखी है और इस तरफ आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो देखिए फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की क्या है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो रेंज भी पूछी जाती है और कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान सीएच में पहले पूछा जा चुका है। स्मॉल पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो 10 डे आपको बताना है। यहाँ पे इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो फिर आपको आंसर में करना होगा 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन। नेक्स्ट आता है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है इसका हो जाएगा आपका 2 to 6 डे, 2 से 6 दिन। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा का तो बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, 18 से 72 घंटे के अंदर जो है स्प्रेड आउट हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रेबीज, ये बिल्कुल धीरे धीरे होती है, मतलब 3 से 8 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इनको मैच कीजिए, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है। टर्मिनोलॉजी मतलब जो ओबीजी की टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स जो है उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि एक का सेकंड, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखो सेकंड जो है वो देखना पड़ेगा एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बी का 4, तो दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब है डिफिकल्टी और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो डी है मिनार्की, इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे। आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।